नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। सत्ता के महासंग्राम में आज हम बैठे हैं। बीजेपी और हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने जबरदस्त अपना परफॉर्मेंस किया है और हरियाणा में जिस तरीके से सरकार ऐतिहासिक रूप से बनाती हुई दिख रही है, बन चुकी है, एक तरह से 54 सीटें बीजेपी को मिली है और कांग्रेस को 30 सीटें, यानी पिछली बार जितनी सीटें थी उससे एक कम है। हालांकि यह रुझान है और रिजल्ट थोड़ी देर में जो है 1 घंटे के बाद रिजल्ट भी साफ हो जाएगा और जम्मू कश्मीर में भी स्थिति इसी तरीके की। बीजेपी अपने सबसे अच्छे प्रदर्शन की तरफ है। बीजेपी को वहां पे 31 सीटें हैं, कांग्रेस को 10। हालांकि ये अपडेट अगर हो जाए तो कांग्रेस को केवल 6 सीटें मिली हैं, एनसी को 38, अदर्स के खाते में 4, अदर्स के खाते में 7 और पीडीपी को केवल 4 सीटों पर मौका वहां पर मिल दिया है जनता ने। और हमारे साथ इस विशेष प्रोग्राम में आज बात करने के लिए हैं लोनी के विधायक, तेज तर्रार विधायक और एक ऐसे विधायक जिनके नाम से जो है वैसे लोग कांपते हैं जो राष्ट्र विरोधी हैं। नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं और हरियाणा चुनाव में इन्होंने जबरदस्त प्रचार किया था और जिस किसी भी सीट पे इन्होंने प्रचार किया वहां से बीजेपी को जबरदस्त सफलता हासिल हुई। हमारे साथ स्टूडियो में है नंदकिशोर गुर्जर जी। नंदकिशोर जी, आपका स्वागत है। और सबसे पहला सवाल कि रिजल्ट को देख करके आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या, क्योंकि सुबह से आप टेलीविजन देख रहे होंगे, सुबह से लेकर के शाम 4 हो गई है, जो चेंजेस आए हैं सुबह में, जिस तरीके से कांग्रेस के खेमे में आतिशबाजियां हो रही थी, मिठाइयां बांटी जा रही थी, लेकिन 2-1.5 घंटे के बाद ही जो है सारी चीजें बदल गई। आप जिन जिन क्षेत्रों में गए थे हरियाणा में, वहां की रिपोर्ट क्या है? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, ये भारत के लिए, भारतवर्ष के, हिंदुस्तान में रहने वाले एक एक नागरिक के लिए तो है ही, दुनिया में जो भारतवंशी रह रहे हैं उनके लिए गर्व की बात है कि माननीय मोदी जी नंबर 1 पे बने हुए हैं और वो नंबर 1 पे बनने के लिए बहुत मानक होते हैं। उन्होंने गरीब व्यक्ति के लिए, जो अंतिम व्यक्ति है, जो हमारे यहाँ सपना था, जो संकल्प है भाजपा का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को पूरा करने का काम किया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का जो सपना था और जो मातृ संगठन हमारा आरएसएस है, उसकी विचारधारा को पूरा करने का, धारा 370 हटाई हो, राम मंदिर बना हो, और ये जितना भी गरीब के लिए किसान की सम्मान निधि हो, आयुष्मान कार्ड हो, मकान देने का काम हो, उज्ज्वला का काम हो, ऐसे तमाम स्कीम्स गरीबों के लिए, जो रेहड़ी खो के पटरे वाले के लिए कोई सोचता नहीं था, शौचालय से लेकर के बहुत माइनर तक बहन बेटियों का सम्मान, उसका नाम इज्जत घर दिया। ऐसे तमाम स्कीम्स हैं नौजवानों के लिए, आगे बढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, कि कुछ भी कांग्रेस के लोग या दूसरे विपक्षी बोलते रहे, लेकिन जनता अब हर बात को समझती है। लोकतंत्र हमारा मैच्योर हुआ है, उसी का परिणाम है। हरियाणा में भी या जम्मू कश्मीर की जो बात करें कि वहाँ तमाम जितने भी एक्सपर्ट्स थे, जितने भी आपके सर्वे थे, वो सारे के सारे फेल हुए हैं। और माननीय मोदी जी के काम पे और जो वहाँ हमारी सरकार ने काम किया हरियाणा में, उस पर जनता ने एक तरफा मोहर लगाने का काम किया है। बिल्कुल, ये जो जनता ने मोहर, एक जो चीज़ अक्सर देखी जाती है नंदकिशोर जी की, 10 साल अगर कोई सरकार रह जाती तो एंटी इनकम्बेंसी हो जाती है और 10 साल के बाद अगर जनता चुन के लाती है, इट मीन्स कि आपने जो काम किया है ये उस काम का मोहर है। और इस काम के मोहर लगाने में जितने भी जातीय समीकरण है या रिलीजियस आधार पर जो बंटवारा कांग्रेस अक्सर करना चाहती है, वो उन सारी चीज़ों को जो है जनता ने खारिज करके काम पर वोट दिया। क्या आपको लगता है, आप चूंकि जनता में थे, घूम रहे थे, वहाँ पर लोगों से मिल रहे थे, क्या आपको लगा कि काम काज पे मुहर है ये, मोदी की नीति पे, हरियाणा सरकार की नीति पे ये मुहर है? ये बिल्कुल सरकार की नीति पे तो मोहर ही है। राहुल गांधी जी जिस तरह से विदेश में जाकर के देश के लिए जिस तरह से भारत को अपमानित करते हैं, आरक्षण समाप्त कर देंगे, यहाँ संविधान सर पे लेके घूमते हैं और वहाँ जाकर के इस तरह के बयान देते हैं, पाकिस्तान की तारीफ करना, पाकिस्तान के वहाँ के रक्षा मंत्री का बयान आना कि राहुल गांधी या कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बांग्लादेश में उन्होंने तख्ता पलट कराया, वहाँ हजारों हिंदुओं की हत्या के दोषी हैं। तो ये चीज़ें जनता के अंदर थीं और जनता ये मानती थी कि अगर कांग्रेस आई तो इस देश को कौन बचाएगा, हरियाणा बचेगा नहीं। और जो पूर्व में हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकारें थी, नौकरियों में जिस तरह से भ्रष्टाचार था और ट्रांसफ़र पोस्टिंग एक बिजनेस था, वो तमाम को, माननीय खट्टर जी हों चाहे माननीय सैनी जी हों, माननीय मोदी जी की लीडरशिप में जो शानदार काम हुआ और हरियाणा जो विकास के मामले में आगे बढ़ा, ये उसी का परिणाम है। और जो भ्रम लगातार राहुल गांधी जी के द्वारा जो झूठा प्रचार किया गया, ये उस पर भी करारी चोट है। बिल्कुल, एक चीज़ और यहाँ देखा गया है, खासतौर पे हरियाणा में, मैं जब चुनाव प्रचार में था तो मामन खान वाला जो नूह और मेवात का जो एरिया है, वहाँ से लगातार, एक तो वहाँ पर डेमोग्राफी चेंज है, वहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और वहाँ से कांग्रेस ने बहुत अच्छी लीड ली है। क्या लगता है कि ये कम्युनल डिवीज़न जो है, कांग्रेस ने इस चुनाव में भी कम्युनल डिवीज़न किया, कास्ट के नाम पर बांटने की कोशिश की और ख़ासतौर पे मेवात में जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर मैं चाहूँगा कि आपकी खास टिप्पणी हो कि मेवात के रिजल्ट क्या संकेत देते हैं? ये ही बात लोगों के जहन में थी
क्योंकि कांग्रेस जो है उनके दादा परदादा कौन थे, अभी राहुल गांधी कौन है, उनके कौन से धर्म के लोग हैं, और वो इस देश के अंदर जो वक्फ संपत्ति का जो वक्फ बोर्ड वाला जो अधिनियम है उसको जो 13 में लाए थे, और जो सांप्रदायिक लक्षित हिंसा अधिनियम है, इस पूरे हिंदुस्तान को ये पूरी तरह से ये चाहते थे कि यहाँ पूरा का पूरा कट्टरपंथी मुल्कों से मिलकर के जिस तरह चुनावों में लोकसभा में फंडिंग भी हुई, ये तमाम प्रमाण आज जनता बहुत जागरूक है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे हैं, हर व्यक्ति तमाम चीज़ें गूगल पे देख रहा है। जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म से जब देखा कि ये तो पूरी तरह से बाहर आकर के हिंदू बनते हैं और भगवान श्री राम नहीं हुए, राम सेतु का तोड़ने के लिए प्रस्ताव लाना, तमाम टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाना, अफजल गुरु के लिए खड़ा होना, कश्मीर में हम 370 जो लगाई है उसको दोबारा से हम बहाल कर देंगे जो हटी है, इसी तरह से राम मंदिर को हम दोबारा से मस्जिद बना देंगे। ये जो राहुल गांधी और उनके जो नेता थे सारे, ये जो राष्ट्र विरोधी बातों को बोलते थे और फिर हल्ला करते थे कि संविधान को भाजपा खत्म करेगी, थोड़ा सा क्षणिक लाभ तो उनको हुआ, लेकिन अब जनता बहुत पछता रही है। उत्तर प्रदेश में या जहाँ भी नुकसान हुआ है कि माननीय मोदी जी अगर नहीं आते, इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो ये पूरे भारत के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को वोट के लिए कांग्रेस ने, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, 10 करोड़ घुसपैठिया भारतवर्ष में बस चुके हैं। दिल्ली सबसे ज्यादा असुरक्षित है जो देश की राजधानी है। केजरीवाल के 2 विधायक और अन्य भी लगातार ट्रेन के माध्यम से बांग्लादेशियों को लाने का काम यहां कर रहे हैं। इसी तरह से पूरा महाराष्ट्र आज सबसे ज्यादा टारगेट पे अगर कोई है तो महाराष्ट्र है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की लीडरशिप में वोट के लिए वहां की हालत खराब हो चुकी है। केरल को भारत के हाथ से जाता हुआ कश्मीर चला ही गया है। तो पूरे भारत को वो कहीं ना कहीं जो उनका एजेंडा था कि इस्लाम के झंडे के नीचे लाना है, कट्टरपंथी मुल्कों से मिलकर, ये उनका चेहरा सामने आया, जिससे जनता आक्रोशित है और अब सनातन खड़ा हो चुका है। और निश्चित तौर पर आने वाले टाइम में कांग्रेस को, क्योंकि ये चेहरा सामने आ गया है, जो ये नाटक करते थे दलित के यहाँ जाने का और बाहर जाकर आरक्षण समाप्त करने की बात करते हैं, धारा 370 अगर हमने वहां से हटाई तो उस पे दलितों को आरक्षण मिला। बाबा साहब अंबेडकर के लिए जो मोदी जी ने किया वो कोई कर नहीं सकता था। तो ये चीजें अब स्पष्ट रूप से जनता समझ चुकी है। तो एक एक व्यक्ति ये मानता है कि माने मोदी जी के साथ इसलिए नहीं है कि वो लोकप्रिय लीडर है, वो इसलिए है कि भारत को कोई बचा सकता है तो माने मोदी जी बचा सकते हैं, गरीब की चिंता कर सकता है तो मोदी जी कर सकते हैं, इसलिए भाजपा के साथ जो बहुमत आया है। देखिए कश्मीर में एक ऐसी सोच के लोग रह रहे हैं जहां हम अच्छा तो परफॉर्मेंस हमारी रही, लेकिन वहां जो सरकार बनने में थोड़ा सा जो अड़चन है वो केवल इसलिए है क्योंकि वहां एक विचारधारा बिल्कुल पाकिस्तान के नारे लगाने वाले लोगों की है और एक विचारधारा भारत के साथ खड़ी है। जल्दी ही वो विचारधारा भी माननीय मोदी जी की लीडरशिप में ठीक हो जाएगी। बिल्कुल, वो कश्मीर की बात है कि जम्मू में एक तरफ का वोट है, कश्मीर में दूसरे तरीके का वोट है और एक तरीके से इस चुनाव में उसका भी बंटवारा हो गया है। हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ। हरियाणा में जिस तरीके से कहते हैं कि मुस्लिम पॉपुलेशन वहाँ पे कम है, मुस्लिम पॉपुलेशन का कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन मेवात का एरिया हो, गुड़गांव का एरिया हो या दूसरी जगह जो छिटपुट आबादियाँ हैं, उनमें भी एक तरीके का मैसेज था और वहाँ से भी कम्युनल डिवीज़न करने की बातचीत चल रही थी। इस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूँगा, लेकिन इससे पहले नायब सिंह सैनी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं हरियाणा सरकार के, हरियाणा स्टेट के, उन्होंने कुछ कहा इस रिजल्ट पे, उसकी प्रतिक्रिया पहले सुनते हैं, उसके बाद वापस चलेंगे। जी और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करता है। मैं हरियाणा की 2 करोड़ 80 लाख जनता को मैं दिल से प्रणाम करता हूं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं कि हरियाणा की जनता ने, हरियाणा के गरीब ने, हरियाणा के किसान ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के कामों के ऊपर तीसरी बार मोहर लगाई है। मैं हरियाणा की जनता का दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। अरे ये सारा काम प्रधानमंत्री जी का है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर उनका आशीर्वाद है और उनके आशीर्वाद से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी नीति है, जो उनकी आशीर्वाद दिया है, ये आशीर्वाद दिया है प्रधान। अभी बाद में बताऊंगा। आप देखिए, मुझे विश्वास था और मैं लोगों के बीच में जो उनका आशीर्वाद, जो प्यार, गरीब का, किसान का, महिलाओं का आशीर्वाद जो मुझे मिल रहा है, युवाओं का आशीर्वाद मिल रहा था, मैं उस हौसले के ऊपर मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार में। बिल्कुल, जिस तरीके से नायब सिंह सैनी कह रहे थे, मैं एक चीज़ नंदकिशोर जी आपसे जानना चाहूँगा कि नायब सिंह सैनी हो, चाहे मोहनलाल बड़ौली हो, चाहे और भी दूसरे के नेता, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है और ख़ासतौर पे इनको तो समय बहुत कम मिला,
जब मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया तो उसके बाद से मुझे लगता है कि 6 महीने का समय था, लेकिन उससे पहले ही जो है आचार संहिता लागू हुआ, तो फिर इनको काम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन फिर भी इन्होंने एक जो अपनी शैली रखी उससे भी पार्टी को काफ़ी फ़ायदा हुआ और लोगों के बीच में इनकी लोकप्रियता, बीजेपी की लोकप्रियता जो भी एंटी इनकम्बेंसी हो सकती थी उसको इन्होंने काउंटर किया। आपने भी बहुत करीब से इनको देखा है, आपने भी वहाँ पर ज़मीन पर काम किया। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री के बारे में खासतौर पर जो ओबीसी का एक फैक्टर खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी, मुख्यमंत्री के चेहरा बदलने से इस पर कोई असर हुआ? देखिए, हर लीडरशिप का कोई ना कोई असर पड़ता है, लेकिन खट्टर जी का मैं तो वहाँ घूमा हूँ, खट्टर जी के भी कार्यकाल में कहीं एंटी इनकम्बेंसी में जो देखने को नहीं मिली। उनकी ईमानदारी की जो इमेज थी उसको बहुत लोगों ने सराहा। और सैनी साहब का मुझे लगता नहीं, क्योंकि वहाँ जो हालात मेवात में यात्रा पे जिस तरह से बवाल हुआ, पथराव हुआ, लोगों के ऊपर जिस तरह से मारा गया, और लगातार जो वहाँ से वो जो एक जीता है जो कौन सा खान है, मामन खान, हाँ, वो जो भी है उसके जो बयान थे, और जिस तरह उत्तर प्रदेश से एक विधायक ने कहा कि अब 800 साल हमने राज किया, पूरे देश में जिस तरह से ये जितने भी रोहिंग्या बांग्लादेशियों के साथ साथ जो जिहादी थे, जो इस देश में रह भारत में रहे हैं और जिंदाबाद पाकिस्तान की करते हैं, और राहुल जी की जो मीटिंग्स थी उनमें पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगना, और वहाँ तमाम जो माहौल था, हरियाणा की जनता को लगा कि भूल से भी अगर कांग्रेस आई तो कहीं ना कहीं हरियाणा बहुत पिछड़ जाएगा। और जो सैनी साहब हैं उन्होंने, ये बात सही है, उनका चेहरा, उन्होंने जिस तरह से उनकी वर्किंग थी, लोग उनके 6 महीने के कार्यकाल में उनको लीडर मानना कि वे वो लीडरशिप के रूप में वो स्थापित हुए, और उन्होंने सब वर्ग को साथ लेकर के काम किया। उसमें मुझे लगता नहीं पिछड़े की बात थी, चाहे अगड़ा था, पिछड़ा था या दलित था, सभी ने उन्हें नेता माना। मैंने देखा कि सभी ने कांग्रेस की जो एक चेहरा जो लोगों ने देखा है, उसके जो उनके प्रचार करने का तरीका था, और जिस तरह राहुल गांधी बाहर भारत की बुराई कर रहे थे, तो भारत का जो भी राष्ट्रवादी व्यक्ति है हिंदुस्तान के, हरियाणा में विशेष तौर से जब 1947 में भी बंटवारा हुआ था, तो सबसे ज़्यादा लड़ाई हिंदुत्व का काम अगर कहीं हुआ तो हरियाणा में हुआ, तो 36 बिरादरी ने मिलकर के उस पर काम किया। बिल्कुल। एक चीज़ अब चलते हैं, बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के रिजल्ट पे मैं आपकी प्रतिक्रिया लूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं खास तौर पे जानना चाहूँगा कि कश्मीर रीजन में बीजेपी ने वहाँ पर कैंडिडेट्स दिए थे, केवल 17 कैंडिडेट्स थे वहाँ पे, लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट्स को बीजेपी वहाँ पर सपोर्ट कर रही थी। क्या आपको लगता है ये चीज़ें, जैसे हम और आप पब्लिक डोमेन में आई थी कि ये जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है ये बीजेपी समर्थित है, शायद क्या आपको लगता है कि ये वजह रही है कि वहाँ पर बीजेपी को के समर्थित जो इंडिपेंडेंट थे वो जीत करके नहीं आए और वहाँ एक तरफा एनसी को वहाँ पर सफलता मिली है? देखिए, कश्मीर में वहाँ बड़ा अंतर है। वहाँ टोटल आबादी मैक्सिमम जो है 98% आज वहाँ मुस्लिम समाज की है। तो जो मुसलमानों में जो यंग जो यूथ है, जो गर्ल्स हैं, जो बॉयज़ हैं, वो बीजेपी को मानते हैं कि इनके आने से एक डेवलपमेंट हुआ है। जिनको जो उससे बड़ी एक उम्र के लोग हैं, वो मैक्सिमम उन्हीं की आबादी है 70% से ज़्यादा। वो सोच एकदम ये उनको, क्योंकि पाकिस्तान भूखा मर रहा है, वहाँ पीओके के लोग भारत में वापस आने के लिए चिल्ला रहे हैं, तो उन लोगों को उस बात से नहीं मतलब है। उन लोगों की जो सोच है वो मानसिकता ही गड़बड़ है। तो उस मानसिकता गड़बड़ के कारण उनको लगता है कि बीजेपी को समाप्त करने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं इस्लाम की जीत होगी, इसलिए वहाँ ये सब नुकसान रहा है। लेकिन आने वाले टाइम में जिस तरह से विकास हुआ है, टूरिज्म बढ़ा है, और वहाँ जो शांति हुई है, लोग सुधरेंगे। अब हमारा जिस तरह का प्रदर्शन हुआ रहा है, 31 सीट का आना, और जो हमारा परसेंटेज बढ़ा है घाटी में भी, उससे वो लोग यूथ बदलेगा जो वास्तव में भारत के लोग हैं, घुसपैठिए नहीं है। घुसपैठिए तो जहाँ है उनके लिए मुझे जरूर लगता है कि निश्चित तौर पे केंद्र को भी और राज्य सरकारों को बहुत बड़े अभियान की जरूरत है। 10 करोड़ लोगों को भारत से अगर निकाल दिया जाए तो मुझे लगता है कि भारत जो है विश्व गुरु बहुत जल्दी बनेगा। उस दिशा में प्रयास भी लगातार केंद्र सरकार कर रही है। शुद्धिकरण हो जाएगा एक तरह से, कहें जितने लोग निकल जाएंगे तो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। और एक जो चीज़ जो हम लोगों ने देखा है कि जम्मू कश्मीर में लोगों का पार्टिसिपेशन, जिस तरीके से लोकतंत्र में लोगों ने भागीदारी की है, बड़ी संख्या में लोग आए, 63% जो है इस बार वोट हुआ। 2014 में केवल 55% वोटिंग हुई थी वहाँ पे, तो 63% वोटिंग हुई। क्या आपको लगता है कि डेमोक्रेसी की तो कम से कम जीत हुई है? खासतौर पे कश्मीर रीजन में सीट आपको बीजेपी की भले ही ना निकली हो, लेकिन वहाँ पर लोगों का समर्थन जो है लोगों का मिला है, वोट परसेंटेज जो है वहाँ पर बढ़े। क्या आपको लगता है कि जो महिला जो वोटर हैं वहाँ पे, खासतौर पे घाटी की, क्योंकि लंबी लंबी कतारें भी हमने देखी थी जिस दिन पोलिंग हो रहे थे वहाँ पे, तो क्या आपको लगता है कि जो मुस्लिम महिला हैं उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है वहाँ पे? नहीं, मैंने कहा ना कि जो यूथ है, चाहे वो बॉयज भी हैं, जो चाहते हैं कि वहाँ का माहौल ठीक हो, उनकी इनकम बढ़े। भुखमरी के कगार पे कश्मीर चला गया था। जिस तरह का वहाँ आतंकवाद था,
कोई टूरिस्ट जाता नहीं था, वहाँ तो मैक्सिमम टूरिज्म के ऊपर ही सब की जीविका है। तो वहाँ जो हालात बने और जैसे ही वहाँ धारा 370 को हमने हटाया, उसके बाद वहाँ लोगों को खुशहाली आई, आतंकवाद से मुक्ति मिली। रोज रोज के आतंकवादी घरों में घुस करके बेटियों से बलात्कार कर रहे थे। वहाँ के हालात अंदर के इतने खराब थे कि लोग, उससे लगता है कि आज़ादी हमें मिली है। लेकिन जो वहाँ के अभी भी अलगाववादी और जो पार्टियों में जो सोच है, खास तौर से जो पीडीपी की सोच है, वो आतंकवादियों को ही नकारा गया है। वो लगातार जिस तरह से उनके स्टेटमेंट्स भारत के खिलाफ, पाकिस्तान के पक्ष में आते थे, तो ये भी लोकतंत्र की जीत है और भारत की जीत है। तो जो वहाँ का पढ़ा लिखा तबका है और जो चाहता है कि हमारी तरक्की हुई है, और पाकिस्तान को देख करके, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर है, वहाँ की भुखमरी को देख करके वो उससे कहीं ना कहीं इंस्पायर है। लेकिन जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, वो उनके दिन भी लद जाएंगे। निश्चित तौर पे आने वाला टाइम वहाँ भी राष्ट्रवादी पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का होगा। बिल्कुल। एक जो चीज़ जिसके खिलाफ आप भी मुहिम चलाते हैं, जो जूस के ज़रिए जिहाद करते हैं या खाने के ज़रिए करते हैं या नाम छुपा के करते हैं, पहचान छुपा के करते हैं, ये सारी चीज़ें आपके दिल्ली, एनसीआर या दूसरी जगह पे, हरियाणा में लोगों ने देखा है कि गुड़गांव में हो, चाहे उसके आसपास के एरिया, पलवल के एरिया में, वहाँ भी ये चीज़ें चलती हैं, लेकिन पॉपुलेशन वहाँ पर कम है। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के खिलाफ जो पूरे देश में एक माहौल बन रहा है, ये कहीं ना कहीं मैसेज देने में कामयाब रहा है और तभी एक तरीके से लोगों ने इस तरीके से एक तरफा वोट किया है वहाँ पे? मैंने पहले ही कहा ना, हरियाणा तो हाँ, भगवान श्री हरि का जहाँ धर्म युद्ध हुआ उसका प्रदेश है। तो जहाँ भगवान ने आकर के धर्म के लिए एक बहुत बड़ी धर्म की स्थापना की हो, वहाँ अधर्म कैसे आ सकता है? बिल्कुल। तो ये तो भगवान की भी बड़ी कृपा है। और जो ये माहौल बन रहा है, इसको केवल हर व्यक्ति को भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आई तो ये तो पूरी तरह से मुखौटा भले ही राष्ट्र का है, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं, ये पूरी तरह से गजवाए हिंद के तहत इस भारत को बनाना चाहते हैं कि यहाँ सनातन धर्म को कैसे समाप्त किया जाए। वक्फ संपत्ति का भी हम सबके सामने है। बिल्कुल। उसको भी अगर अब बिल इतने दिन बाद अगर भारतीय जनता पार्टी, आज से 30 साल पहले माने मोदी जी आ जाते, तो ये देश अब तक कब का दुनिया की सबसे सुपर पावर बन चुका होता। इसलिए तमाम दुनिया की जो शक्तियां हैं वो घबराई हुई हैं, इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर ऐसे ही देश भारत चलता रहा और मोदी जी की लीडरशिप रहेगी तो 5 साल में भारत सबसे आगे निकल जाएगा। बिल्कुल। एक जो चीज़ है, जो हरियाणा में सरकार बनने जा रही है, तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हुई है बीजेपी की, सरकार बनेगी 1 सप्ताह के भीतर में, शपथ भी यहाँ पे हो जाएगा। आपसे अगर पूछा जाए कि कौन सा 3 काम सरकार को सबसे पहले करना चाहिए जो अब तक इन 2 कार्यकालों में नहीं हुआ, तो क्या आप कहेंगे? सरकार से क्या मांगेंगे कि पहले ये काम कर लेना चाहिए हरियाणा सरकार? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को वहाँ जनसंख्या नियंत्रण का कानून लाना चाहिए, जो मुझे लगता है जो वहाँ के लोगों की है। डेवलपमेंट वहाँ ऐतिहासिक हुआ है, यूथ के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए करने की ज़रूरत है। और दूसरा काम वहाँ सबसे बड़ा अगर है तो जो हमारा जो एक मैनिफेस्टो में था, जो वहाँ महिलाओं को, बेटियों को वहाँ उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए 2100 रुपये का था, तो उसको अगर हम चालू कर देंगे, और निश्चित तौर से भाजपा करती है तो उससे बड़ा होगा। और तीसरा ये है कि जो एनआरसी वाला जो है उसको वहाँ भी, क्योंकि मेवात नहीं और भी जगह जगह चारों तरफ से घुसपैठ की जिस तरह से स्थिति बन रही है, वो लागू कर देंगे तो हरियाणा स्वर्ग था, स्वर्ग ही बन जाएगा। विकास के मामले में तो जो हमारा घोषणा पत्र है वो हमारा संकल्प पत्र होता है, उसमें जो एक भी ऐसी कोई मैं समझता हूँ कि नहीं होता पॉइंट जिस पे भारतीय जनता पार्टी अक्सर से काम नहीं करती। इसलिए लगातार भाजपा की सरकारें रिपीट होती हैं, क्योंकि जनता को लगता है कि ये हमारी सरकार है। पहली बार लोग देश की आज़ादी के बाद ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार, क्योंकि जैसे रिपीट नहीं होती थी हरियाणा में, दूसरी बार कोई और आती थी, पहले वहाँ के लोकल दल थे, उत्तर प्रदेश के हालत थे, तो तमाम जगह पे ऐसा हो रहा है। दिल्ली में जिस तरह के हालात बने, क्योंकि दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा जुड़ा हुआ है, उत्तर प्रदेश है। दिल्ली में जो केजरीवाल सरकार लगातार ट्रेनों के माध्यम से, उनके विधायक एक मिशन के तहत पूरी वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। पार्कों तक में 10 लाख से ज़्यादा, बड़ी बात कह रहा हूँ, रोहिंग्या और घुसपैठिया बांग्लादेशी वोट के लिए लेके आए, जिनको जो टैक्स पेयर्स हैं उनके टैक्स के उनका राशन फ्री मिल रहा है, मकान दिए जा रहे हैं। तो इस पर भी मुझे उम्मीद है केंद्र सरकार बड़ा डिसीजन लेगी और भारत निश्चित तौर पर इस चुनाव से एक मैसेज गया है कि माननीय मोदी जी के साथ प्रदेश की भी, हरियाणा की हो या कश्मीर की, और देश की जनता खड़ी है। काल ने भी राक्षस के रूप में जो भ्रमित करने का काम किया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, क्षत्रियों के बीच में दरार डालना, जातिवाद का एक तांडव जो किया, आज जनता उससे स्पष्ट हो चुकी है। जो थोड़ा सा नुकसान माननीय प्रधानमंत्री जी को हुआ है, जनता ने आज के इस मैंडेट से ये मोहर लगा दी है
कि मोदी जी के लिए इस देश की जनता जान छिड़कती है, क्योंकि उन पर भरोसा है कि वो हमारे लिए जीते, केवल हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए और इस देश के लिए जीते। और भारत, उनका संकल्प है कि भारत विश्व गुरु बने, इसलिए ये मैंडेट मिला है। इसलिए जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं उन सबको बहुत बधाई, हरियाणा के, जम्मू कश्मीर के, और जिन्होंने चुनाव में वहाँ मेहनत की है कि ये राष्ट्र मजबूत हो, उन सबको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल, समय भी हो रहा है, आखिरी सवाल पूछूंगा, आप इतनी प्रखरता से, इतनी मुखरता से इन सारे मुद्दों को उठाते हैं, वैसे मुद्दों को उठाते हैं जिसके लिए आदमी को झेलना पड़ता है, साहस चाहिए। आप जिस तरह से भी जूस जिहाद का मसला था, आपने एक पंचायत मिलाई, थूक जिहाद हो, जो मलमूत्र मिलाए जा रहे हैं खाने के, उसके खिलाफ आप खुल करके बोलते हैं और एक्शन भी लेते हैं, केवल बोलते नहीं है। आपको डर नहीं लगता? देखिए, डर तो, हम महाकाल के भक्त हैं, इसलिए जो राक्षस हैं, जो ऐसी सोच वाले हैं, जो राष्ट्र विरोधी हैं, उनके लिए हम काल हैं, और जो भले और गरीब और शरीफ लोग हैं उनके लिए हमारी जान हाजिर है। ये जो एक जिहाद, हर तरह का जिहाद हो गया, बताइए, थूक जिहाद, मसाज कर दे रहे हैं बेटियों को। कोई एक तो मुझसे मौलवी डिबेट में बोलते हैं टीवी चैनल पे, जी हमारे यहाँ तो थूकना जो है वो पाक होता है। तो मेरा ये सबसे अपील है आपके माध्यम से कि लोग तय कर लें। माने योगी जी ने सबको नाम लिखने के लिए बोला है, अधिकारी उसका पालन कराएं, जो अधिकारी नहीं पालन कराते हैं तो जो मान्य विधायक, मान्य सांसद है, अपने अपने क्षेत्रों में करें। मेरे यहाँ हमने शुरू करा दिया है, और जो इस तरह की घटनाएं हों उनमें पूरी तरह से बायकाट करें, कम से कम अपने धर्म को बचाए रहें। अब मूत्र तक डाल दिया है, अब ये समय आ गया है कि हम अपने ही लोगों से सामान खरीदें, अपने ही लोगों का जो व्यवहार है उनके साथ रखें, चाहे बार्बर है, चाहे कारपेंटर है। ये लोग जब ये कह चुके हैं कि हमारा तो पाक है, उसमें तो हम किस तरह से अपने धर्म को बचाने के लिए, केवल कारतूस की जो चर्बी लगी हुई थी, मंगल पांडे जी ने उसका विरोध किया, और पूरे भारत में 1857 क्रांति हो जाती है। तो देश के अंदर गुस्सा है, तो उससे बचने के लिए मेरा सबसे एक ही निवेदन है हाथ जोड़ के कि आप लोग इन सब का बायकाट करें, कम से कम अपने धर्म को बचाने के लिए अपने ही किसी भाई से खरीदारी भी करें, वहीं से सब कुछ लें, और अपने आप को इस बात के लिए अभी से तैयार कर लें कि ये जो हो चुका बहुत हो चुका। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक इस तरह जिहाद करने वाले लोग, उनको कहीं भी झटका नहीं लगेगा, तब तक वो इस देश में जो लियाकत और नेहरू समझौता था उसका पालन नहीं करेंगे। अब तो देश को मालिक समझने लगे अपने आप को। जिस दिन ऐसा आप कर देंगे तो तराई तराई करके इस भारत के विकास के लिए साथ खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल, धन्यवाद नंदकिशोर गुर्जर जी, आपने बहुत ही मुखरता से, बहुत ही प्रखरता से आपने सारी चीज़ें कही, और वो सारी बातें कही जो बात करने में लोग डरते हैं, उसको भी आपने काफ़ी प्रखरता से, काफ़ी मजबूती के साथ कहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।